हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग लेके आए हैं पहला अपना पॉडकास्ट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों के बाद आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो इन सब बातों के ऊपर आज हम लोग हमारे बीच में जो आज मेहमान हैं, तो वो हैं मोहित शर्मा। और मोहित शर्मा अभी कुछ 1-2 साल पहले, शायद 2023, 24, 24 में मैं 25, पास आउट हो गया। 24 पास आउट हैं और 23-24 का बैच आपका था शायद। तो 23-24 में इन्होंने उत्तराखंड स्टेट बोर्ड जो था वो टॉप किया था और 25वीं रैंक आपने शायद प्राप्त की थी। तो बहुत मुश्किलों से इन्होंने वो पड़ाव हासिल किया था और हम जानते हैं हमारे सामने ये पास आउट हुए थे। तो वो सिलसिला, वो पूरी जो मंजिल थी वो कैसे इनको प्राप्त हुई, कैसे वहां तक ये पहुंचे, तो उस सब के बारे में आज इस पॉडकास्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मोहित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस बस बढ़िया। तो कैसे चली आपकी पढ़ाई? बस सब बढ़िया चल रही है। तो आज जो आपकी जर्नी रह चुकी है, उसी जर्नी के बारे में हम आपसे कुछ बातें करेंगे। और हमारे जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो अभी कुछ दिनों के बाद ही हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड भी, तो उन बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आ सके कि अगर मोहित शर्मा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि 2-3 लाइनें मैं आपके सामने बोल देता हूँ। कहते हैं ना कि अगर राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की अगर जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इन लाइनों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन से ईयर में 12th पास आउट किया था और किस तरीके से आपकी तैयारी पूरी रही थी, ये सब कुछ आप अगर। बिल्कुल, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैंने 2023-24 में 12 पास आउट करा था। 23-24 मेरा बैच था। मैंने पढ़ाई करी है हरगोविंद सवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से। जो ये आपके विद्या भारती के स्कूल से विद्या होते भारती के स्कूल है। हैं, जैसे कि हमने सुना है कि विद्या भारती के स्कूल बहुत अनुशासित रहते हैं और पढ़ाई का एक लेवल ठीक ठाक है यहाँ पे, अच्छा है। और फीस के मामले में भी विद्यालय काफी अच्छे रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही नहीं कि खाली हरगोविंद सवाल है। मेरे कॉलेज में मेरे 2-4 फ्रेंड्स और हैं जो कोटद्वार से पढ़ा है, जिन्हें जिन्हें धारचूला से विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ा है। सबका ओपिनियन वही है, स्कूल्स डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। वो एक लेवल ऑफ सिंसियरिटी होती है वहाँ के टीचर्स में भी, जी और मैच्योरिटी भी इनफ होती है कि बच्चों को वो समझ सके और परख सके, जी। सब चीज़ आप होती इसलिए तो ये सारी बातें नहीं बोल रहे हैं कि मैं वहां पे पढ़ाता हूँ या है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, जो हमने फेस करा है बिल्कुल हम तो बिल्कुल, वही जो बोल रहे हैं। सच्चाई है उससे रूबरू आप करा रहे हैं। टीचर बढ़िया होते हैं, इन जी शॉर्ट वहाँ के टीचर अच्छे होते हैं, ऑलमोस्ट। हाँ, ये चीज हमने भी देखी है। जैसे मैं भी काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ इन विद्यालयों में। तो वहाँ पे काफी ऐसे सीनियर टीचर्स हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ही दे देते हैं, है ना, तो बिल्कुल। हमारे बेलवाल जी हैं, तो बहुत एक सिंसियर टीचर हैं, सिंसियर है, मैच्योर है। मैच्योर इनफैक्ट हैं। हम तो, मैं भी जानता हूँ, बहुत टाइम से हमें भी पढ़ाया था उन्होंने एक बार। तो वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि बनता था वो एग्जाम्पल यहाँ पे। तो चलिए फिर से आपकी कहानी पे आते हैं। मैं आपको क्लास 11 से जानता हूँ, मैं 10th में आपको नहीं जानता था। शायद 9th 10th में आप मेरे साथ 9th में एडमिशन उसी लिया था स्कूल में मैंने, थे। कोविड था। 9 लास्ट में हमारे स्कूल खुले थे उस समय, लास्ट 2 महीने के पेपर के लिए। अच्छा, जब आप 9th में थे तो कोविड आ चुका था। हाँ। उसके बाद जब आप क्लास 11th में आए थे, तो स्टार्टिंग में जब मैं क्लास में जाता था तो अ, मेरा इंट्रो आपसे उतना नहीं था, नहीं, नहीं। स्टार्टिंग में नहीं था। पर धीरे-धीरे कुछ आपको पता है ऐसी सिचुएशंस आई, फिर उसके थ्रू आप मेरे सामने आए और फिर धीरे-धीरे मैंने आपके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मुझे लगा था कि ये बच्चे के अंदर कुछ अलग टैलेंट है ना? तो ये चीज़ को बार-बार आपसे कहा भी गया था। तो सही चलिए है। पहले आप ही की जुबानी सुनते हैं कि कैसे आप 10th से जब 11th में आए, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों को, आप बच्चों को ये समझाइए कि मेरे दिमाग में ना साइंस वाला मूड कहाँ से आया कि मुझे साइंस लेनी है? 10 से 11 में आना एकदम से, मतलब चेंज ऑफ एजुकेशन तो था, हाँ, क्योंकि अभी तक जो सब तुम कंबाइन पढ़ ले, उसके बाद तुम्हें सेपरेट होना है। कितने तुम्हारे दोस्त छूटेंगे पीछे, बिल्कुल। कितने तुम्हारे मतलब ऐसे वो छूटेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट भी मेरे को पसंद है, ये भी पसंद है, बट मैं इनको नहीं ले सकता हूँ। जी, कि हर चीज पसंद के हिसाब से तो नहीं चलती है, नहीं कुछ चलती है, चीज बिल्कुल। करियर डिसाइड करेगी। वैसे ही था, लेकिन बट फॉर्चुनेटली मेरे केस में पसंद भी चली गई। मेरे को मैथ्स पसंद थी और मेरा मतलब स्कोप, आपका पहले से एम था कि मुझे मैथ्स लेना है। हाँ, मेरा मतलब क्लियर कट था। मैंने 8th पढ़ी, मेरे को पता था भाई 11th में मेरे को डिवाइड होना है हुँ, कि तो मेरे को 11th में डिवाइड होना है, तो मेरे को क्लैरिटी थी कि मैं मैथ्स ही लूंगा। बिल्कुल। मैथ्स लूंगा, बट मैथ्स के बाद क्लैरिटी ये नहीं थी कि इतने सारे ऑप्शन खुलेंगे मेरे पास। हुँ, मैथ्स लेने तक की क्लैरिटी थी, तो मैंने डायरेक्टली मैथ्स ली। और दूसरा मोटिव, मेरा मेन मोटिव जो ये था कि बचपन से एक सपना सा था कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूंगा, और उसके साथ अगर आर्म्ड वो नहीं फोर्सेस हुआ, में जैसे आप एनडीए के थ्रू या फिर सीडीएस, हाँ,
एनडीए के थ्रू जाना। ऑफिसर रैंक के लिए ट्राई करूंगा, और अगर उसमें नहीं हुआ तो आई वुड लिव एन इंजीनियर्स लाइफ। मतलब आपने जो मैथ्स लेने का जो एक रीजन मेन था मोटो यही वो था, आर्म फोर्सेस था, आर्म फोर्सेस एज वेल एज द इंजीनियरिंग लाइफ। अगर आर्म सेकंड फोर्सेस ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं सेकंड है। ऑप्शन। जी जी। तो आप सेकंड ऑप्शन चल रहे थे। अच्छा, आपने मैथ्स ले लिया, फिर आप क्लास 11th में आए, तो कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने ड्रीम के साथ चल रहे होते हैं या ड्रीम को जी रहे होते हैं ना, तो कभी बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि सर मतलब मैंने मैथ्स तो मिल गया मुझे, पर वो ना मुझे मजा नहीं आ रहा है, वो मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है अपने करियर के अंदर या अपने उस टाइम पीरियड पे। तो ऐसा कभी लगा आपको कि डिमोटिवेट हुए हो आप? डिमोटिवेट तो नहीं कहूंगा, बट एक वो कहते हैं कि अपने फील्ड पे इंटरेस्ट लूज करना, वो होता है जब आपको लगेगा कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, मैथ्स में आपसे प्रॉब्लम्स नहीं बन रही हैं, आपके दिमाग में नहीं घुस रही, आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप एफर्ट्स मार रहे हैं, उतने नहीं मार रहे जितना आपका कैलिबर है, आप मार रहे हैं, आपको लग रहा है आप 100% दे रहे हो, बट अगर फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा, आपसे मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई रिलेशनशिप फंक्शंस की, पहला मैथ्स का चैप्टर आपसे नहीं बन रही, आपसे पहला चैप्टर ही जो सेट्स होता है मैथ्स का, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपको रिग्रेट होगा। आपके साथ वाले बायो लेके बैठेंगे, आपको लगेगा कि वो मेरे से बंदा डाउन था, बट उसके नंबर मेरे से ज्यादा बेटर आ हाँ, जैसे कोई एग्जाम हुआ, वही यूटी हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कोई अगर आपके स्टार्टिंग के जो यूटीज होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें आपके मैथ में कम आ रहे, बट आपके साथ वाला जो बायो लेके बैठा है उसके ज्यादा आ रहे हैं, क्यों? वो कह रहा है भाई मैंने तो रट के टॉप कर लिया, आपको रिग्रेट होगा एक डिसीजन पे। मेरे को भी होता था, क्योंकि मेरे साथ वाले कुछ थे ऐसे जिनको मेरे को लगता था कि भाई ये क्या करेंगे, बट ठीक है भाई, उनने मेहनत करी, उनके उस नंबर टाइम आ पे गए। ऐसा भी लगता होगा ना कि जैसे यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी मैथ्स वही लेके। अपने मन में वो डाउट आता है यार मैंने कुछ गलती तो नहीं करती, फिर आता है भाई अब तो ले ली, अब तो इसी को झेलना है। हाँ बिल्कुल, इसी के तो साथ बस चलना है। उसी के साथ चलते रहो। अच्छा, जब ठीक है आपने मैथ्स ले लिया, स्टार्टिंग पीरियड में आपको थोड़ा सा तकलीफ हुई कि सर ये सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उसके बाद क्या होता है ना, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, साथ में आपके फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और हिंदी भी है, तो जब एक बच्चा मैथ्स लेता है, उसका ड्रीम है, मैथ्स उसका एक एम है, तो क्या मैथ्स के साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ठीक लगता था, या फिर वो आपका एक चॉइस था कि चलो यार मैथ्स ले लिया तो इसके साथ चलना ही पड़ेगा मुझे, या कुछ ऐसा था? कुछ ऐसा था, टू बी ऑनेस्ट, 11 की स्टार्टिंग में जब तक सब्जेक्ट पढ़े नहीं थे, मेरे को लगता था जब तक 10 वाला चलेगा, मैं यही राय दूंगा जो भाई 10 में बच्चे हैं, हाँ। जब तक 10 वाला चलेगा आपको लगेगा कि 10 वाली फिजिक्स है, हाँ तो ठीक है ऐसी वाली 11 वाली रहेगी, बट वो ड्रामेटिक चेंज होता है, ऐसा लगता है कि आप नींद से उठ गए हो, ऐसा वास्ट डिफरेंस होता है 11 और 10 में। वही चीज मैंने फेस करी थी इनिशियल फेज में, क्योंकि जब हम नए नए आए हैं, पहले तो माहौल सेट होना, बहुत सारे बच्चों की क्लासेस हैं, और उसके बाद जैसे सेकेंड, हाँ ठीक है, पूरी एकदम नई क्लासेस कंबाइन हो रही है जी, और सब चीजें चल रहा है, नए दोस्त, नए टीचर्स, नए एक्सपीरियंस, और एक सब्जेक्ट जो अभी तक एक ही सब्जेक्ट के अंदर सारे सब्जेक्ट आ रहे थे, साइंस के अंदर ही फिजिक्स आ रहा था, आपका केमिस्ट्री आ रहा है, अब सबको अलग अलग एकदम हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स, तो वो मन में आता है कि भाई गलती तो नहीं कर दी, आर्ट्स में तो नहीं चले जाता बट ठीक था भाई, एम था, करना था, ले लिया, अब चेंज हो नहीं सकता, ऑप्शन दूसरा है नहीं, इसी को कंटिन्यू करो भैया, आप ले लिए तो इसी में मेहनत करो। बिल्कुल नहीं, तो कई बच्चे भी जो 11th में पढ़ रहे हैं, और मैं भी बच्चों से बीच बीच में बातें करते रहता हूँ, तो बच्चों के द्वारा ये चीजें मिलती हैं कि सर जो है ना, पापा ने की वजह से मैंने ले लिया, या मम्मी की वजह से मैंने ये साइंस ले ली, या फिर मेरी बहन ने मुझे बोला, या भाई ने मुझे बोला, या फिर कई बच्चे जो गुमराह हो जाते हैं कि मेरा दोस्त अगर साइंस ले रहा है तो मुझे भी साइंस लेनी चाहिए। नहीं सर, अगर ये पेरेंट्स वाली बात आती है, आई एम ग्लैड दैट आई एम ब्लेस्ड विद दोज पेरेंट्स जिनने मेरे को ओपनली चॉइस दी थी, तेरे को जो करना है तू वो कर, तेरे को जिस स्ट्रीम में पढ़ना है तो उस स्ट्रीम में पढ़। अच्छा, पेरेंट्स ने आपको ये पेरेंट्स की खुली चॉइस थी, मेरे को ऐसे पेरेंट्स से कभी ऐसे बाउंडेशन नहीं मिली कि तू मैथ्स ही लेगा, तू साइंस ही लेगा, तू यही ले, बट हाँ कहते हैं मेरी मम्मी का भी, मतलब वही हमारे सेम फ्यूचर्स थे कि मेरी मम्मी भी यही चाहती थी मेरा बच्चा आर्मी ऑफिसर बने, वो भी उसी रैंक, बट उनने कभी ऐसा अपने सपने मेरे पे इंडल्ज नहीं करे कि बेटा तू यही कर, उनने मेरे को हमेशा से फ्री चॉइस थी, तेरे को जो करना है, तेरे को जिस फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में जा। अच्छा, 10th से जब आप 11th में गए, आपने बोला कि आर्म फोर्सेस की तरफ मेरा एक इंटरेस्ट था, और फैमिली का भी एक इंटरेस्ट था, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा फोकस एनडीए की तरफ है आपका, है ना, तो क्लास 11th में ये चीज तो दिमाग में नहीं आई होगी शायद कि मुझे टॉपर बनना है, या कुछ ऐसा दिमाग में? 11th में भी नहीं, ये मेरे को टीचर्स ने, आपने, मेरे पेरेंट्स ने, सबने कहा कि भाई तू आ सकता है, कहा, बट मैंने ये चीज को सीरियस लिया लास्ट प्री बोर्ड्स के बाद। बिल्कुल, क्लास 12th में। हाँ, क्लास 12th के लास्ट प्री बोर्ड के बाद मैंने कहा, मेहनत में तब तक कर रहा था, बट अपना 100% खुद को नहीं दे पा रहा,
मैं सामने वाले को सेटिस्फाई कर दूंगा अपने रिजल्ट से कि हाँ भाई मेरे ने इतनी मेहनत करी तो मेरे को, बट वो अंदर से सेटिस्फेक्शन की भाई तू तो और पढ़ सकता था, तू 2 घंटा और पढ़ सकता था रात को, जो तू जल्दी सोया 10, तू 9 बजे सोया तो 11 बजे तक सो के पढ़ सकता था वाली फीलिंग थी अंदर से, बट नहीं पढ़ा क्योंकि मक्कारी थी उस समय। ऑनेस्टली एज भी ऐसी वो एज थी, मक्कारी थी, पढ़ने का मन नहीं था ज्यादा अपने। अभी तक तब तक दिमाग में ये तो गोल था फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास होने, 80-85 नंबर लाने, जेई में 75 मांगते हैं, एनडीए में 60 मांगते हैं, वो क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है, उतना करो बात खत्म करो, तब तक ये था। बट हाँ लेकिन ऐसा भी होता है, देखो जब कभी एक टाइम ऐसा था कि ग्राफ एक पीक पे जाता है, हाँ, तो डाउनफॉल भी होता है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया था, आपका एक बार डाउनफॉल हुआ था, और जब आपने जेई का मेंस दिया था तो आई थिंक आपने कितना 99 समथिंग 97 केमिस्ट्री में थी मेरी, 99 वैसे ओवरऑल आपका 97% आई था। उसके बाद जब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाते हैं एडवांस के लिए, तो वहां पे आपका पीक डाउन हो गया था थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डाउन हुआ, क्योंकि वो प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी उतनी, वो उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। क्योंकि एक चीज है, जो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं और जो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ ले, उसमें बहुत अंतर होता है। उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में बहुत अंतर होता है। बोर्ड्स में आपको पूरे मेथड के मार्क्स मिलने हैं, तो आप वहां उतना टाइम लगाओगे उस मेथड को करने में, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेथड नहीं लिखना, वहां एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको वहां आपको सिर्फ आंसर देना है। आपके आंसर के नंबर 4 नंबर है, गलत हुआ तो बस वहां पे वो टाइम करने की चीजें बहुत सारी रही, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अच्छा, क्लास 11th आपका एवरेज रहा, या आप जिस लेवल की मेहनत चाह रहे थे उस लेवल की मेहनत के साथ आप गए? क्लास 11th मेरा स्टार्टिंग में तो बहुत खराब था, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ग्राफ मेरा एकदम सारे बच्चों के साथ मुझे लगता है कि 60-70% बच्चों के साथ यही रहता है कि समझ नहीं पाते बच्चे। क्लास 10th के बाद जब 11th में आते हैं तो वो चीजों को ना हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो हैंडल की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत बार होती है, मेरे साथ हुई थी जब मैंने कहा कि यार भाई क्या चल क्या रहा है क्लासेस में, ये तो सारा बाउंसर जा रहा है, मेरे ऐसी वाली फीलिंग आती थी कि भाई ये तो ऐसा कोई जा रहा है कि कोई गुगली मार रहा है, कोई बाउंसर मार रहा है, दिमाग में तो कुछ बैठ ही नहीं रहा, कोई स्टंप में तो मार ही नहीं रहा है, ऐसी चीजें चल रही थी। ले देखे हिंदी इंग्लिश समझ में आती थी, बट उसमें भी वही होता था कि लिखा नहीं जाता था उसमें भी, तो अल्टीमेटली नंबर नहीं आ रहे, क्या करूं तो करूं क्या। घर वाले कह रहे तू पढ़ रहा है, हमें रिजल्ट कहाँ दिख रहा है, अब मैं उनको भी कैसे बताऊं कि रिजल्ट में मेहनत कर रहा हूँ, बट क्या करूं, मेरे तो सारा बाउंसर जा रहा है, आपकी मार्क्स में वो चीज नहीं दिख रही, मार्क्स में वो चीज नहीं दिख रही। अब उनका कहना भी सही है, भाई तो अगर पढ़ रहा है तो रिजल्ट कहाँ है, क्योंकि भाई रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट बताएगा तुमने कितनी मेहनत करी। तो और बाकी कुछ मिसचीवियस एक्टिविटीज भी थी स्टार्टिंग में, 11th के स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से ग्राफ भी कहूंगा, इमेज भी कहूंगा डाउन गई थी, बट वो लास्ट अटेम्प्ट था शायद स्कूल में मेरा। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ग्राफ जैसा भी है, ग्राफ को साइड रखे। तो दिमाग के अंदर, चलिए आपने क्लास 11th किया, पास आउट किया, शायद आई थिंक क्लास में कहीं पोजीशन भी आपकी शायद 11th में नहीं रहा, कुछ भी नहीं थी, आई वाज जस्ट, मैं तो कितने 60-70-80% में पास हुआ था जस्ट। हाँ, एनुअल में। हाँ, क्लास 11th का एनुअल में आपका 60-70%, हाँ 70-80% के आसपास इतना ही था, 70-80%, मतलब सोचने वाली बात है कि 70-80% क्लास 11th, और क्लास 12 आई थिंक 91.6, तो तब उस इनके टाइम पे शायद थोड़ी सी मेरिट नीचे गई थी, और थोड़ा वो था कि थोड़ी मार्किंग भी हिंदी की पेपर की वजह से थोड़ा मेरा खराब हो गया था। तो यहाँ तक का सफर, मतलब एक भरोसा करने जैसा तो नहीं है, पर लेकिन रिजल्ट हमारे सामने हैं, तो इसीलिए हम इसके ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं। तो जब आप क्लास 12th में आए, 12th की स्टार्टिंग में आपके दिमाग में क्या आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं आपको, इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया है इस पॉडकास्ट के अंदर कि प्रिपरेशन किस तरीके से करें। क्लास 11th एवरेज रहा और हम 70s में रहे, 80s में रहे, 85-80s के आसपास रहे, तो 12th की स्टार्टिंग भी कभी कभी क्या होते हैं बच्चे, आपने स्टार्टिंग से ही तैयारी कर दी थी या स्टार्टिंग भी आपका थोड़ा सा ऐसी रहा? स्टार्टिंग में मैं मॉडरेट चल रहा था, मॉडरेट टू, अब पहले में चल रहा था नॉर्मल टू मॉडरेट, मतलब एकदम लीनियंटली बहुत चल रहा था। वो चीज कट के थोड़ा सा एक अपग्रेड दिया मैंने अपने आप को कि भाई 12 आ गया, सिंसियरिटी है। दूसरी चीज ये होती है, अगर आप 12 में आते हैं, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, आपको पता है कि आप 12 के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही देना, तो वो डबल माइंडेड शिफ्ट हो जाता है। एक माइंड आपका वहां प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, एक माइंड आपका पेपर के उस पर जाता है कि भाई मैं अपने बोर्ड में पढ़ूं। वही चीज मेरा भी था स्टार्टिंग में। बाकी जाते हो तो हर क्लास में होता है कि जोश होता है, जैसे हर कॉपी की स्टार्टिंग के पन्ने में राइटिंग बढ़िया होती है, पीछे चल के खराब होती है, बस वही जिसने राइटिंग मेंटेन कर लिया आगे से, वो बाजी मार जाता है। बिल्कुल। तो आप स्टार्टिंग में मॉडरेट रहे, देन उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड देते रहा मैं,
ये कैसे हुआ? मतलब कहीं से मोटिवेशन मिल रही थी या फिर कुछ अपने अंदर से था कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए पेरेंट्स के लिए? सर अपने अंदर से तो बहुत लेट आया। हम्म, मेरे को सामने से रिस्पॉन्स मिलते थे, तेरे अंदर कैलिबर है, तू कर बिल्कुल। ले एक बार। आपने भी कहा, मेरे घर वाले भी कहते थे, तू जिस हिसाब से पढ़ता है थोड़ा और मेहनत कर ले, कुछ कर लेगा, अच्छा अपने लिए करेगा। और सही बात है, अपने मतलब लिए एक ही तरह से करूंगा। पंपिंग होते रहे। पंपिंग, हाँ। मेन चीज मेरे लिए जो थी, मेरे को लगातार पंप देना पड़ता था कि भाई तू कर कर, तब मैं अपग्रेड में चलते रहता था। अगर कहीं पे वो पंप रुक जाता है तो भाई वहीं पे मैं भी रुक फिर जाता से हूँ, थोड़ा सा, मेरी भी वो हाँ, गाड़ी वहीं पे रुक जाती है फुल कि भाई स्टॉप। हो गया, अब मेरे से नहीं हो। तो वो चीज थी कि हाँ, एक बैकअप आप भी थे मेरे सामने, मेरे हाँ, बाकी टीचर्स भी थे। तो आपके साथ के आपके क्लासमेट्स और भी होंगे, तो जितना आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि सर और मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैंने भी देखा था कि आप ही के जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने भी आपके साथ पढ़ाई करी, उसी क्लास में पढ़े और उसी में से एक स्टेट टॉपर हमारी रही हमारी थी। एक छोटी बहन रही थी, हमारी बच्ची कंचन जोशी। मैं आपको बता दूं 2023-24 के बैच की जो उत्तराखंड स्टेट की जो टॉपर बच्ची थी कंचन जोशी, तो वो भी मोहित शर्मा के क्लासमेट थी और मैंने ही बबीता, उस बच्ची को मैंने भी पढ़ाया है। बबीता थी। बबीता, आई थिंक पूरा नाम उनका बबीता, बबीता ही लिखती थी वो तो। हाँ बबीता। तो उनका शायद 18वीं हाँ 17वीं, इतना ही था उसमें, और शोएब में एक डाउट था मेरे को भी, हाँ इतना ही था। 17 और 18 17 रैंक। 18 में था। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इनके बैच से दो से तीन तीन चार बच्चे, चार बच्चे थे। चार बच्चे मेरिटोरियस रहे थे, चार के चार बच्चे ना, और दो तीन और थे उस लाइन में, पर वो हर किसी का एक सब्जेक्ट रोक ही देता है, मेरा खुद मेरी बाकियों में अब मैं शायद मुझे लगता है कि आपकी हिंदी में अगर एक बार मैं टोटल नंबर देखूं आपके, तो टोटल आपके 500 में से कितना था? 91.6 के हिसाब से 458 के आसपास। 458 के समथिंग 450, था। हाँ और 458 हिंदी में 450। इनके दोस्तों में बताता हूं आपको, हिंदी में इनके नंबर इतने कम थे, एक एवरेज स्टूडेंट से भी कम थे, क्योंकि मेरे एक एवरेज बाकियों स्टूडेंट में भी मेरे हिसाब से मैं वही बताता हूँ, अगर कोई फ्रेंड्स पूछते थे नंबर की, भाई 12 में कितने आए, तो बताता था कि भाई बाकियों में तो 90s में थे। जब हिंदी के बताता था उनको भी यकीन नहीं होता था कि भाई तू बाकी, या तो बाकियों के झूठ बोल रहा या हिंदी या हिंदी के झूठ बोल रहा है, वरना इतने कम तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब वो तो साक्षात है ना, हम तो उसके साक्षात हैं, तो हमें पता है कि हिंदी में मोहित के बहुत कम रह गए थे, आई थिंक 60s में, 80 में, 60s में थे मेरे। 60s में, ये मान के चलो कि 60 स्टार्टिंग में था, मैं 61 62 के 61 आसपास। 62 मुझे याद भी है, 20 नंबर मेरे गए थे। 62 के समथिंग थे। हाँ, एक नंबर बढ़ाया, 63 हुआ था। 63 हुआ, तो एक टॉपर बच्चे के 63 80 में से, तो ये एक बड़ा ही एक मतलब सोचने वाला विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मुझे लगता है कि आपके वहां पर 75 के नंबर आसपास होने चाहिए। मैंने भी वो एक्सपेक्ट करा, बट जब 75, कॉपी अगर देखी 75 होता तो मुझे लगता है कि मेरिट आपकी टॉप 10 में चली जाती। मेरी बिल्कुल जाती, क्योंकि जिस हिसाब से बबीता और मेरे में ज्यादा गैप नहीं था हम पे। मेरे को आज भी याद है 7 नंबर का गैप था। 7 नंबर का था, बिल्कुल 7 नंबर का गैप था। तो आप प्री बोर्ड दिया आपने, उसके बाद जब आपने प्री बोर्ड दिया, जब इतना तो मुझे याद है, जब आप फाइनल एग्जाम केमिस्ट्री का देके आए थे, तो मैंने देखा था कि आप बड़े खुश हो गए आए थे और आपने मुझे बोला कि सर हाँ, एक सवाल मेरा गलत हुआ है वो और मैंने 99 मेरे डन है। हाँ, है ना? वो मैंने हर पेपर में गलत, ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री, हाँ, केमिस्ट्री में, बट वो क्लैरिटी थी कि श्योरिटी था कि इतने भाई आएंगे, हाँ, इतने इतना आएंगे। आएंगे। बाकियों में था कि हाँ, जैसे मैंने इंग्लिश में प्रेडिक्ट कर लिया था, भाई मेरे 80 का पेपर है, 70 में से 75 के बीच के नंबर रहेंगे ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे पेपर में, उतने ही केमिस्ट्री में तो एक्यूरेसी के साथ बोला, और वो भी क्योंकि एक टॉपिक आया था, मेरे को आज भी वो क्वेश्चन याद है, हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्क H2SO4 से एस्टरिफिकेशन की कुछ प्रोसेस का क्वेश्चन था, जो मैं मिस करके गया था क्योंकि आज तक के किसी पेपर में अच्छा, नहीं आई आया थिंक था। मेरे हिसाब से ये तो नहीं था कि एसिड और अल्कोहल को जब कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस पे रिएक्ट करते हैं ईस्टर बनता है। हाँ, कुछ ऐसी Esterification। क्वेश्चन नहीं, एस्टरिफिकेशन के वो रिएक्शन नहीं थी, अच्छा, कुछ एस्टरिफिकेशन से क्वेश्चन था जिसमें रिलेटेड, हाँ रिलेटेड था ईस्टर से, हाँ, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्वेश्चन था और वो। इतना भी मुझे पता है कि वो क्वेश्चन आपको आता था। आता था, मैं करके 2 नंबर का था वो, ऐसा हाँ, नहीं कि 1 नंबर का था, 2 नंबर का था, करके आया था। एक नंबर मैकेनिज्म तो नहीं थी मेरे जहां तक याद है। मैकेनिज्म नहीं थी, वो थ्योरी का क्वेश्चन था, अच्छा, पूरी प्योर थ्योरी थी वो, और मैं नहीं, छोड़ लेकिन के गया आपने था मुझे ये भी उसको। बोला था कि सर वो सवाल मुझे आता था, हाँ, पर गलत हो गया, आधा गलत हो गया और मुझसे। वो आपकी जो एक हैबिट होती है ना, वो स्टार्टिंग से मैंने ऑब्जर्व करी थी कि मोहित के अंदर एक ना जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी करता था, लेकिन एक्यूरेसी थी काम में, बट एक जल्दबाजी की वजह से कहीं ना कहीं आप रहता था, वो हमेशा रहता था, वो मेरे से लेकिन फिर भी बहुत मतलब कंट्रोल किया आपने लास्ट वो में। तो हाँ, 12 के, अगर मैं कहूँ बहुत कि कंट्रोल 12 किया, के बोर्ड में तो मैंने अपनी वो जल्दीबाजी की आदत बहुत ज्यादा ही कंट्रोल करके चला, बहुत कंट्रोल करी। वरना मेरी मतलब ऐसी आदत थी कि पेपर है 3 घंटे का, मैं निपटाऊंगा 2 घंटे में निपटा दूंगा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, मोहित शर्मा की खासियत मैं आपको बताता हूँ। मोहित शर्मा सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इन्होंने एक कमीशन खेला था शायद विद्या भारती हाँ, का। हमारे जो विद्या भारती के स्कूल्स होते हैं, यहाँ सिर्फ बच्चों को शिक्षा ही नहीं, अनुशासन ही नहीं, एक और चीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, और वो है अपना
स्किल्स के ऊपर, जी मैं स्किल ही कहूंगा उसको। स्किल ही तो थी वो। कई सारे कंपटीशन हमारे यहाँ से होते हैं, जैसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। मैंने अभी सीबीएसई में कहीं ऐसा नहीं देखा कि बच्चों को प्रैक्टिकल में कहीं बाहर खेलने का मौका मिल रहा है या बाहर जाने का मौका मिल रहा है। तो हमारे यहाँ जो होता था, विद्या भारती के स्कूलों में जो होता है, बच्चों की स्किल्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे मोहित ने सबसे पहले जो हमारे साइंस का जो एक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो होता था, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ संकुल बोलते हैं, है ना, संकुल स्कूल लेवल। स्कूल लेवल जो होते हैं, तो स्कूल लेवल इन्होंने खेला, वहां से इन्होंने जीता। उसके बाद आप गए, उसके बाद आपका ये होता है डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्होंने जीता। फिर आपने स्टेट लेवल भी जीता। स्टेट लेवल स्टेट लेवल में आई थिंक शायद आप मेरे साथ ही गए थे, हरिद्वार गए थे। नहीं नहीं, वो था जोनल था हमारा, स्टेट में अच्छा, रुद्रपुर गए हाँ थे। रुद्रपुर गए थे आप। तो रुद्रपुर इन्होंने जीता। उसके बाद ये जोनल आया, फिर जोनल में गए थे। 3 जोन जोन वाले होते में हैं। फिर ये गए थे हरिद्वार, हरिद्वार गए थे आप। और हम शायद 2-3 दिन वहां पर रहे भी हाँ थे। रहे थे हम। तो मोहित का मैंने वहां कॉन्फिडेंस लेवल देखा, एक नेक्स्ट लेवल का था। मतलब मैं कह नहीं सकता उस चीज को, वो बहुत कम बच्चों के अंदर ये चीजें होती हैं। और मोहित ने वहां पे शायद 12-15 बच्चे थे इनके साथ में, और उन सारे बच्चों को पछाड़ के अपनी पहली रैंक प्राप्त की, पहला स्थान आपका आया था। और उसके बाद फिर आप नेशनल खेलने के लिए नेशनल गए खेलने थे। अमृतसर। हाँ, और विद्या भारती के स्कूलों में नेशनल लेवल को हम लोग बोलते हैं अखिल भारतीय। अखिल भारतीय तो आप अखिल भारतीय खेलने गए और आपने वहां भी विद्यालय का नाम रोशन जी किया। जी। जो कि अखिल भारतीय आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक नेशनल लेवल का एक पूरा एक जो कंपटीशन होता है। और वहां आप बता रहे थे कि सर थोड़ा सा कुछ 19-20 हो गया था मेरे से। हाँ, जब उन्होंने रिजल्ट दिखाया 1.5 या आधे नंबर का। हाँ, तो ये डिफरेंस मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस था। पर जब मोहित ने स्टेट लेवल खेला था, जोन लेवल जब खेला था, तो उसमें मुझे पता है, मैं उसका साक्षात हूं, तो वो मुझे पता है कि मोहित के थे 50 नंबर और सेकंड पोजीशन वाले के थे 34 या 35 नंबर। आई थिंक 15 नंबर का आपके बीच में एक गैप था। हाँ, तो 15 नंबर का मार्जिन आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको वहां से मिली थी वहां से और हम भी आपको दे रहे हैं आगे के लिए भी, आप ऐसे खेलते रहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहित सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे, इन्होंने अपने स्किल्स को भी आगे लेके गए। और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में इन्होंने विद्यालय का भी नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, और अपने टीचर्स का नाम भी रोशन किया, और अपना भी नाम रोशन किया साथ ही साथ। तो ये जो जर्नी रही आपकी क्लास 12th की, कंपटीशन खेलना वो आपकी हैबिट थी, आपका टैलेंट था। और उस टैलेंट में मुझे लगता है बहुत कम बच्चे उसमें माहिर होते हैं। और आपके जो बाकी साथ के क्लासमेट्स थे, वो सिर्फ स्टडी कर रहे थे, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। आपका ऑलमोस्ट 2 महीना मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हुआ था बीच में इस वजह से। हाँ 2 भी नहीं 3 हुए थे, क्योंकि सितंबर में स्टार्ट हुए थे और तैयारियां शुरू हो गई थी। सितंबर में कंपटीशन स्टार्ट हुए थे और हम नवंबर तक गए थे। मेरा मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, 3 मंथ आप एक तरीके से दो नाव पे पाँव रख रहे थे। हाँ वही होता था, उधर तैयारी चल रही है और उधर मॉर्निंग की क्लासेस लेता था, लंच के बाद की फिर अपना ही प्रैक्टिकल पे ध्यान रहता था। लंच के बाद अच्छा मोहित ये बताओ, कई बच्चे ये बोलते हैं, आज भी जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ मैं बोलता हूँ, आपका एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मोहित देखो जब कर सकते हैं यार, बोर्ड के साथ साथ वो अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी खेल रहे हैं। तो बच्चे मुझे बोलते हैं, उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं कि सर हम ना पढ़ाई से हट जा रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि आपने जब प्रैक्टिकल किया और अब पढ़ाई से हटे, या पढ़ाई से अब और ज्यादा जुड़े? सर अगर टॉपिक इररिलेवेंट है आपके सोर्स से, तो हटना मेरे हिसाब से जायज भी है। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सबको पता है कि भाई तभी पूरे होंगे, तभी तुमसे होंगे जब तुम्हें बेसिक रिएक्शंस आएंगी। और उसी प्रैक्टिकल की वजह से मुझे जहां तक लगता है कि आपका ना केमिस्ट्री की एक पकड़ थी वो मेरी बहुत मजबूत हो गई थी। बनी थी मेरी, क्योंकि लगातार एक ही रिएक्शन को पढ़ना एक अलग चीज है, एक चीज को पढ़ना अलग है, बट अगर उसको आप तुम प्रैक्टिकली साक्षात रूप से कर रहे हो बिल्कुल, तो वो दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अब जैसे कोई भी जैसे छोटा बच्चा, उसको 2-4 कलर चेंज करके दिखा दो, वो खुश हो जाएगा, जल्दी सीखेगा, वो खुश हो जाएगा। वैसी हमारी भी टेंडेंसी है भाई, मेरी है कि वो 2-4 कलर चेंज होते थे केमिस्ट्री में, तो मेरे को तो मजा आता था वो करने में। हाँ, तो उस चीज से मेरे को रिएक्शंस याद होती थी कि भाई इसको इसमें मिलाऊंगा। अब पता चला गलत रिएक्शन याद हो रही है, लैब में आग लग रही है, उसका भी टेंशन होता था। तो वहां से वो एक प्रेशर भी था कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। जो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बोरिंग है, तो वो वाला पार्ट भी वहां से हट जाता है दिमाग से। वो हट जाता है, बोरिंग नहीं है सर। सब डिपेंड करता है कि आप कैसे किस चीज को ले रहे हो। मेरे को तो पर्सनली मैथ्स बोरिंग लगती थी, लेकिन आपने केमिस्ट्री को एंजॉय किया। हाँ, मैंने सारे सब्जेक्ट एंजॉय करे, मैथ्स भी बोरिंग लगती थी बट मोस्टली आपने केमिस्ट्री को एंजॉय किया। वो तो बहुत ज्यादा मैंने देखा था, वो तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मोहित एक ऐसे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं जिन्होंने सिर्फ सीखा नहीं है, इवन अपने बच्चों को सिखाया भी है।
आपने अपने जो जूनियर सेक्शन हमारा रहता था उसको मोहित प्रैक्टिकल कराते थे, और अपने साथ वालों को प्रैक्टिकल आपने कराया है, बिल्कुल। और केमिस्ट्री में आपको पछाड़ भी नहीं पाया, नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता। 99 और कोई बच्चा नहीं था। इवन हमारी जो कंचन जोशी टॉपर थी वो भी 99 में 98 में थे शायद। 98 में। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, अगर कोई हो तो नहीं 99 कोई नहीं था, कोई। मैं श्योर हूँ। आपके पीछे जो थी वो कंचन जोशी 98 हाँ वो शायद 98 में थी। मैथ्स में वो 100 थी। मैथ्स में हाँ, तो मैथ्स में आप थोड़ा पीछे थे। हाँ वो 95 थे मेरे मैथ्स में। केमिस्ट्री में अभी तक, तब से अभी तक, ये 2 साल निकल चुके हैं, अभी तक 99 कोई क्रॉस नहीं किया है, और मैं एक्सपेक्ट था कि 100 आपका जाएगा। वो आ जाता, वो दिक्कत वही थी ना, वो होता कि बस मेरी इतनी सी आपने ख्वाहिश पूरी नहीं करी 99 से 100 वाली, अदरवाइज वही चीजें होती है कि अब आप लगातार पेपर दे रहे हो, पुराने पेपर देख रहे हो, आपको मेरे को वो टॉपिक नहीं मिला, तो मैंने कहा इसको छोड़। लेकिन उम्मीद तो आपको पूरी थी कि 100 में से 100 तो कर जाऊंगा। हाँ कॉन्फिडेंस तो था अंदर, पूरा था। वो पेपर भी मतलब वो क्वेश्चन में कर देता चलते चलते, मेरे से लास्ट मोमेंट पे वो मैं 2 नंबर का क्वेश्चन था वो मैं भूल गया था पूरा, मेरा माइंड से वो उसकी थ्योरी ही ब्लैकआउट हो गई थी। आगे ऊपर का मैं रेवलेंट पार्ट लिखा है, शायद उसी की वजह से मेरे 1 नंबर आया, वरना मैं भी 98 में ही रहता फिर। 98 में रहते बिल्कुल। आपने नवंबर तक आप बिल्कुल तैयारी में बिजी रहे, फिर आपको पता है नवंबर के बाद दिसंबर में आपके प्री बोर्ड थे, उसमें मेरा हाफ ईयरली प्री बोर्ड खराब ही रहा। तो हाफ ईयरली से प्री बोर्ड में आपने कितना इंप्रूव किया और कैसे इंप्रूव किया? क्या मतलब आपने कैसे प्लानिंग करी कि मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए? क्या रात को खींचा या दिन में खींचा, या अकॉर्डिंग भाई इंटरेस्ट, कि मुझे अभी इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं खींचूंगा, या किसी के बातों पे आप गए कि नहीं रात को? मैं तो नहीं मानता इस चीज को कि कोई आपसे कहे कि रात को पढ़ना है, लेकिन आपकी रात को इच्छा नहीं कर रही है, आपको सुबह खींचना है टाइम को, तो किस तरीके से आपने एक शेड्यूल बनाया था अपना? मेरा बेसिकली पढ़ने का ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे बैठना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि टाइमिंग नहीं था, वो बैठना है वाली चीज मन में आई तो क्या पढ़ा। पढ़ना है जब मन करा, आज मेरा मन 4 घंटे कर रहा है मैं 4 घंटे बैठूंगा, आज मेरा अगर मन 2 घंटे में उठ गया मैं 2 घंटे में उठ जाऊंगा, किसी दिन मेरा मन आधे घंटे में हो रहा है मैं आधे को 45 मिनट खींच सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरे दिमाग में वो नहीं घुसेगा, मैं कितना भी पढ़ लूं। जबरदस्ती वाला कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं पढ़ी, जितना मन करा और जब मन करा उस समय पे मैंने बहुत कवर करा। रिजल्ट्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कम बैठ के इफेक्टिव पढ़ना, या फिर लंबे समय तक, लंबी ड्यूरेशन तक बैठे रहना किताब को लेके, एक प्रेशराइज होके बैठे रहना, क्या चीज जरूरी है? अगर आप 15 मिनट मन लगा के पढ़ ले हो, इफेक्टिवली पढ़ ले हो, तो मेरे हिसाब से वो बेटर है 1 घंटा खाली किताब देखने से। आप 1 घंटा किताब देख रहे हो, आप पन्ने पलटा रहे हो, नो डाउट वो किताब की कुछ इमेजेस आपके मन में जा रही है, स्टोर हो रही है, बट वो आप अगर 1 घंटे में घर वालों को दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए 4 पन्ने भी पलटा रहे हो, बट आप 15 मिनट में वही 8 पन्ने कवर कर दे रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर लगता है मेरे को। हाँ ये है कि भाई अब ऐसा भी नहीं कि मन मेरा 15 मिनट ही हो रहा है, ऐसा वाला सीन भी नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ इंटरेस्ट बढ़ाना, धीरे धीरे बढ़ाना पड़े। मेरी भी आदत नहीं थी बैठने की, थी मैं बैठने लगा, मैं एक टाइम ऐसा था कि मेरा कल सुबह बोर्ड है तो मैं सुबह 6 बजे तक पढ़ रहा हूँ, 6 से 8 सो रहा हूँ, 8 बजे उठ के फिर बोर्ड स्वेच्छा से है सब कुछ। हाँ वो कोई प्रेशराइज नहीं, वो धीरे धीरे मैं बढ़ाया, नहीं घर वालों की कोई फोर्स नहीं कभी। वैसे तो आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, कभी फोर्स नहीं करा उन्होंने कि पढ़ तू अभी इतना पढ़ेगा, ऐसा कभी फोर्स नहीं हुआ। अच्छा, दिसंबर के बाद आपने प्री बोर्ड दिया तो ये आपने नहीं बताया कि प्री बोर्ड में आपका हाफ ईयरली से ज्यादा इंप्रूवमेंट लगा आपको, या प्री बोर्ड आपके टीज नहीं थे? प्री बोर्ड में कैसा था इसको? हाफ ईयरली मेरा ज्यादा अच्छा गया प्री बोर्ड के कंपैरिजन, क्योंकि हाफ ईयरली में मैं फ्री माइंडेडली था, उस समय मेरे को कंपटीशन का कोई प्रेशर भी नहीं था, और इनफैक्ट मेरा हाफ ईयरली के टाइम पे खाली एक स्टार्टिंग मेरे को भी याद है, मैं जस्ट कंपटीशन दे के आया था, मैं जीत के आया था हरिद्वार से, हम जस्ट आए थे, तो मन में खुशी भी थी, तो उस हिसाब से मेरे प्री हाफ ईयरली पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा मेंटल स्टेट का। बट प्री बोर्ड में ये था कि प्री बोर्ड अब लगातार 3 कंपटीशन खेल के आया हूँ, उसमें भी सेकंड आया हूँ, वो भी मैटर नहीं करता, उतने लेवल पे सेकंड आया वो सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट। बट फिर भी वो था कि यार खेल लिया सब, पढ़ा तो कुछ है नहीं, पेपर में लिखूंगा क्या? तो वहां पे वो रशअप करा, रशिंग थी कि भाई रश करो, फटाफट पढ़ो, अपने आप ही दिमाग के अंदर एक सारी चीजें चलने लगी, हाँ कि भाई क्या होगा पेपर में, क्या चलेगा, फिर वो सब अपने आप होते रहा। जब प्रेशर आया दिमाग में थोड़ा, तो अपने आप लंबा बैठने की ड्यूरेशन बढ़ी, पढ़ा भी, पेपर में लिखा भी, नंबर आया, बट उतना बेटर नहीं आया। तैयारी कर मतलब हाफ ईयरली से थोड़ा सा थोड़ा डाउन रहा था, फिर प्री बोर्ड आपके ऑलमोस्ट दिसंबर में खत्म हो जाते हैं, फिर 1 महीने का आपको गैप मिलता है बीच में, एनुअल एग्जाम के बीच में। तो उस टाइम पीरियड में दिमाग में ये भी होगा कि यार चीजें नहीं हो रही है जैसे मैं चाह रहा हूँ, और सामने कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके ट्रस्ट दिखाते हैं कि ये बच्चा कर सकता है,
तो आपको बहुत सारे टीचरों ने एक आपके अंदर एक ट्रस्ट क्रिएट किया होगा कि करा यार था। मोहित आप कर सकते हो, आप मेरिट तक जा सकते हो और आपको करना चाहिए। तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई होगी उस चीज से। बिल्कुल पर तैयारी आपके दिमाग में है कि तैयारी वैसे नहीं हो रही है, अब तैयारी तो करनी है। करनी है। तो उस टाइम पीरियड में, उस गैप के अंदर आपने क्या, आप किसी अदर बुक्स की तरफ गए, आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया, या आप अपने नोट्स के हिसाब से चलते रहे? मतलब वो टाइम पीरियड, क्योंकि बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को ये जानना जरूरी है कि सर क्या एनसीईआरटी इनफ है, या उसके अलावा भी किसी अदर बुक के साथ हमें जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो कब जाना चाहिए? पहले तो सर सबसे इम्पोर्टेंट जहां तक बात आई, मेरे को टीचर्स इंसिस्ट करते थे, हाफ फेली प्री बोर्ड्स इंसिस्ट करते थे, भाई तू मेहनत कर। सभी ने करा, मेरे को तू मेहनत कर भाई, तेरे अंदर है, तू कर लेगा, बिल्कुल, मेरिट में आएगा। मेरे मन में भी आने लग गया था तब से कि भाई ये जरूरी भी है बच्चों को हाँ मोटिवेट करना इस तरीके से, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर उसके मन, मेरे मन में अगर वो ख्याल नहीं आता अपने आप, तो कहीं से नहीं आएगा। कहीं से नहीं या आएगा। तो आप उतना पढ़ लो कि आपके मन में या तो पहले से ही हो कि हाँ, ये भाई होता है मेरे ना, को देखो मेरिट में आना। अगर कुछ टीचर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो मेरे में है, कुछ तो है भाई, कुछ तो खाली मेरे तो नहीं अंदर बोल है। रहे। हाँ, 50-60 बच्चों की क्लास है, 60 बच्चों में वो 10 बच्चों से बोल रहे, बोल रहे बाकी हैं, के 40 से क्यों नहीं बोल क्यों रहे? नहीं बोल रहे? बिल्कुल। बट वो 10 बच्चों में भी आपको फिर हाँ कि यार हम 10 अलग हैं, वो फीलिंग मन में फिर लानी है। एक ये क्लास 12th का जो एक टाइम पीरियड होता है ना, मैं आपको बस बताता हूँ, मैं भी जब था क्लास 12th में, तो अगर टीचर एक छोटी सी तारीफ भी छोड़ देते हैं ना, वो बहुत तो होता था, एक वो वो होता था कि ऑस्कर मिल गया मेरे को, सुकून, मैं खुश हूँ हाँ, बस। तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। और वो खुशी, अगर कोई टीचर आपको ये बोले कि भाई आप मेरिट में आ सकते हो मोहित, वो तो तो फिर तो आपको चार चांद लगा चार दिए चांद लगा दिया ना, बस। तो वही चीज आपके लिए काम करेगी। वो करी, फिर मेरे मन में भी आने लगा, घर वालों ने भी कहा भाई कर ले, हाँ, मेहनत कर ले, तेरे भले का है, आ जाएगा, तेरा ही भला होगा। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे, कर लेते हैं एक बार, ये भी करके देख लेते हैं, सब करा तो फिर वहां से लगा। सबसे पहले तो पढ़ने की बात जहां तक है, अगर आपको आपको एनसीईआरटी पूरी आती है, हम्म, एनसीईआरटी अगर आपको पूरी कवर है, हम्म, आपको वो पूरी कवर है, क्या कहते हैं उसको, आपके नोट्स पूरे कवर है, तो ही मैं सजेस्ट करूंगा कि दूसरी बुक पकड़ो। बिल्कुल, कोई फायदा नहीं है वरना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी भगवान है। आप कोई भी इनफ है कॉम्पिटिटिव, एनसीईआरटी। भगवान है। अगर सिर्फ बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के जाए, अदर बुक ना पढ़े, मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की और बायोलॉजी की। चलिए बायोलॉजी आपकी नहीं है, हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की बात करते हैं। उत्तराखंड बोर्ड्स में मैथ्स का तो ऐसा सीन है, मैं तो बताता हूँ, एनसीईआरटी आप पकड़ता है वो, रट लो, एनसीईआरटी पकड़ता है। एनसीईआरटी रट लो। हमारे साथ के ऐसे भी थे भाई, मेरे को आज भी याद है, मेरे साथ का एक बंदा ऐसा भी था जिसको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, खाली एग्जाम्पल नंबर बता के वो उसका आंसर दे दिया, क्वेश्चन बिना सुने। आई थिंक वो कंचन, नहीं नहीं, नहीं, वो प्रभात मिश्रा था। प्रभात मिश्रा। उस बंदे को एकदम, मतलब ऐसे आपने एग्जाम्पल बोल दिया भाई, चैप्टर नंबर ये है, हाँ, इसका एग्जाम्पल ये है। आज भी याद है मेरे को एक एग्जाम्पल, हम और मेरे को भी एक एग्जाम्पल रटा रहता था, π/2 log 8। ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे को भी रटा, अगर मैं वो क्वेश्चन अभी देखूंगा, स्टेप में जैसे भी करूं, आंसर मेरा वो आ जाएगा। हाँ, तो मेन मैथ्स के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई एनसीईआरटी चार्ट डालो, एक एक क्वेश्चन कर डालो, 5-5 बार कर डालो हाँ, पुराने कभी वो टैक्स के बीच में से भी पूछ देता है, आई थिंक। टेक्स्ट के बीच एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा वो एग्जाम्पल उठाते हैं। हाँ, बोर्ड्स वालों तो का एक पैटर्न एक बार ऑब्जर्व बच्चों को हुआ। बता देते हैं, तो जितने भी लोग अभी 12th में बैठे हुए हैं, तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट, मोहित भी सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो एनसीईआरटी होती है ना मैथ्स की, तो बच्चों आपने क्या करना है, उसके जो बीच में एग्जांपल्स होते हैं, आई थिंक वो एग्जांपल्स सारे आपने करने हैं। लोग सोचते हैं कि भाई आर डी शर्मा पकड़ लो, ये पकड़ लो, नहीं, मुझे मैं नहीं कहता लगता, हूँ जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कोई भी बोर्ड बोर्ड एग्जाम डालो, में जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव के लिए डेफिनेटली पड़ेगी तुम्हें, बोर्ड्स के लिए जरूरत नहीं है, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी भगवान है, सफिशिएंट लेकिन है। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा सुन रहा है मैं, तो फिर सीबीएसई वाले के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सर सारे हाँ, एनसीईआरटी के प्रेफर तो मेरे एनसीईआरटी करें। प्रेफर, पहले अगर एनसीईआरटी आपसे पूरी हो रही है, हाँ, एक एक क्वेश्चन आपसे खुद बिल्कुल, से हो रहा है, टाइम लिमिट के अंदर हो रहा है, एक ड्यूरेशन के अंदर, तो ही आप दूसरी बुक अदर में बुक्स स्विच के अंदर करो। जाए। अदरवाइज आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो, आप जा रहे हो कि भाई मैं दूसरी बुक में कर लूंगा, लगातार 5-6 क्वेश्चन करने में लगे हो, आप एनसीईआरटी का एक टफ क्वेश्चन करके आप नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी बुक के 5 इजी कर रहे हो, तो वो बेनिफिट नहीं है। अगर एनसीईआरटी के वो टफ क्वेश्चन के पार्ट से आ गया पेपर, नंबर जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, ये तो मैथ्स की बात होगी, मैथ्स को वैसे भी आप एनसीईआरटी को ही प्रेफर करें, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। अच्छा, उसके बाद जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात आते हैं, तो केमिस्ट्री में मैं खुद भी एक टीचर हूँ, और आपसे सुनना चाहता हूँ मैं कि केमिस्ट्री के अंदर किस चीज को प्रेफर करना चाहिए और कौन से पोर्शन को ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बच्चे डरे हुए हैं कि सर ऑर्गेनिक का पोर्शन ज्यादा पढ़ें, इनऑर्गेनिक का पढ़ें, फिजिकल का पढ़ें। तो अभी हाल फिलहाल जो क्लास 12th का जो सिलेबस है, आपके भी शायद सिलेबस वही था, अभी ऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा है। हमारे उसमें भी वही था कि आधे पेपर ऑर्गेनिक का आता था, बिल्कुल, 35 नंबर की ऑर्गेनिक आती ऑर्गेनिक थी। आती है। तो भाई अगर तुम्हें 35 नंबर खींचने हैं, अब भले तुम्हें केमिस्ट्री नहीं भी पसंद हो,
तो भी तुम्हें वो रट रट पढ़ना के है। कैसे भी करके वो ऑर्गेनिक की रिएक्शन करना याद तो है, करनी है, बिल्कुल। मैकेनिज्म्स याद करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में लिख के आओगे तभी नंबर तभी आएगा। नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक ऐसी चीज है भाई, उसके आते हैं एक रिएक्शन को, एक उसको सेंटेंस को प्रूव करने के लिए 7 से 8 तरीके होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको नहीं आ रहा है एग्जैक्ट तरीका, आप उसके रेफरेंस लिख के आओ, लिख के आओ, बिल्कुल। वही मैं लिख के बच्चों को आओ, बोलता हूँ। वही चीज जैसे इंपॉर्टेंट डी है। ब्लॉक में आपने देखा होगा, डी वही ब्लॉक में एक ही क्वेश्चन की बहुत सारे तरीके से आंसर लिख सकते हो। एक क्वेश्चन आ गया आपके, उसके आंसर लिखने के इनऑर्गेनिक में मेरे हिसाब से तो 7 से 8 तरीके होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। 7 से 8 तरीके होते हैं। अब आप 7 से 8 तरीके में मान लो कि एक तरीका ऐसा है जो आपको उस सिचुएशन को 100% सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी बिल्कुल। 70% में भी कर रहे हैं। हाँ, आपको 100 वाला नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ 70 70 वाला वाला लिख के मार आओ। दीजिए। नहीं देगा एग्जामिनर पूरे, कुछ तो देगा, आधा नंबर तो काटेगा ना उसमें। बिल्कुल। मेन चीज है कि पेपर में आप कुछ छोड़ो मत, लिख के आओ, रेलेवेंट चीजें लिख के आओ उससे। ऑर्गेनिक में जहां तक मैं जानता हूँ, ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक तो मैं ऑर्गेनिक के ये अंदर भी भी। कहूंगा कि आपने, अगर आप जेई दे रहे हो या नीट दे रहे हो, ऑर्गेनिक पढ़ जाओ। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करो। मैं तो खुद मैंने प्रेफर करी थी और मेरी बहुत अच्छी गई थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनिक की मैं पढ़ी हुई लेकिन मैं ये एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई बताऊंगा ना, बहुत जैसे अच्छा लगी। आपने जब तैयारी करी थी, मैं तो आपके साथ ही था, तो मैंने आपको देखा था, आपने क्लास 11 से बेसिक्स को, जीओसी जो होती है ना, वही चीज वो आपने इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग करी थी। तो ऑर्गेनिक उसकी में वजह से आपको ऑर्गेनिक बहुत मतलब लड्डू लगी आपको, मेरे हिसाब से। वही अगर चीज मैं कहूंगा कि मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक अगर कोई बच्चा रहा हो मेरे पूरे जीवन काल में जितना पढ़ा रहा हूं, तो आप ही थे। आपके बराबर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में मुझे लगता है कोई बच्चा नहीं समझ पाया। दूसरी चीज ये थी सर, कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं मैं, हाँ मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, रटने में तो और भी बच्चे माहिर थे, पर लेकिन आपके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो बहुत तगड़े थे। वही चीज है सर, अगर घर बनाना है तो कॉलम अच्छे से पक्के बनने बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल, वो चीज तो है। कोई भी सब्जेक्ट डालो, फिजिक्स उठाओ, मैथ्स उठाओ, अगर आपको बेसिक प्लस माइनस नहीं आ रहा मैथ्स में, क्या आप इंटीग्रेशन बिल्कुल। करोगे? वैसे ही ऑर्गेनिक करने के लिए रामबाड़े आप जीओसी ढंग से अगर आपको आती हो, और सिर्फ यही नहीं कि 12 के बोर्ड्स, जेई में भी अगर आप अभी भी पुराने पेपर उठाओगे ना, आपकी जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है वहां पे। कोई भी यूट्यूबर से आप पढ़ोगे वो यही कहेगा, बेटा जीओसी GOC अपनी मास्टर करो। हाँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने रामबाड़ होनी चाहिए अगर आपको केमिस्ट्री का ऑनर्स बेस ही पढ़ना वही है। है, बेस वही है भाई, ऑर्गेनिक आपको केमिस्ट्री। एल्कीन्स, अल्काइंस, हाइड्रोकार्बन, आइसोमेरिज्म, ये सब आप जब तक नहीं पढ़ोगे, आप क्या आगे चल के रिएक्शन। और एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि अगर आप चीजें समझ गए, आपको एक रिएक्शन दी हो, आपको उसका आउटपुट नहीं दिया हो कि भाई नहीं क्या दिया हो, बनेगा, आप बिल्कुल। खुद बना लोगे, खुद बना लोगे आप अगर आपने मैकेनिज्म। सीखा है। हाँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको भाई बेसिक्स क्लियर है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूट के ये बनेगा, यहाँ आयंस बनेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, जी। तो आप खुद उसका रिजल्ट बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई कहाँ पे क्या क्या कौन सी मैकेनिज्म और लग रही है। मैकेनिज्म एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि जो बच्चे सुन रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं बोर्ड में अभी, उन्हें पता होगा कि मैकेनिज्म बिना सीखे नहीं आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं आता। जब तक आपको भाई ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कैसे पाई बॉन्ड टूट के किस तरफ शिफ्ट होगा, आपको ये नहीं पता होगा, आपको रेजोनेंस नहीं पता होगा, रेजोनेंस के कंडीशंस नहीं पता होंगे, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आप मैकेनिज्म नहीं कर सकते। ऐसा होता है सर कि टीचर एक क्वेश्चन से मैकेनिज्म कराता है, क्योंकि हाँ। टीचर को भी कोर्स चलाना है, कोर्स चलाना, टीचर को भी भाई बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाने, बट प्रैक्टिस आप पे है। अगर टीचर ने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से मैकेनिज्म दी है, तुम्हारा काम है कि वो 5 को 50 से करो, 50 से, बिल्कुल। इतनी मैकेनिज्म तो करो कि तुम्हें भाई कैसा भी क्वेश्चन आए घूम फिर के, अगर तुम्हें हिंट दे दे कि भाई ये आंसर आ रहा है, ये मैकेनिज्म लग रही है, तो तुम आज से वो कर डालो। ये सोचना नहीं पड़े कि भाई एक क्लिक ऑफ माइंड में है, क्वेश्चन देख के एकदम माइंड में है कि हाँ ये मैकेनिज्म चल रही है इसमें, ऐसी वाली अपनी बनानी पड़ेगी, तभी वो क्वेश्चन। 12th में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले होंगे, तो एनसीईआरटी को अगर हम बेस मान के चलें, तो केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी मुझे लगता है कि इनफ है। सफिशिएंट है, ना? सफिशिएंट। अच्छा, ये तो ऑर्गेनिक की बात हो गई। ऑर्गेनिक में बहुत सारी नेम ऑफ रिएक्शंस आपको दिख रहा होगा, बार बार रिपीट हो रही है। कम से कम सर नहीं भी आती है तो आपके दिमाग में 80 प्लस नेम ऑफ रिएक्शन याद होनी चाहिए। 80 प्लस याद होनी ये चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से बात करूं, तो अगर 30 रिएक्शन भी याद कर ले, हाँ, अगर वो इंपॉर्टेंट वाली 30 आ जाए, जैसे हर चैप्टर से भाई कोई भी चैप्टर उठा लो, रोजनमूड नाम की एक रिएक्शन है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो है, एल्डोल है, ये सारी एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये पेपर में फंसती है। एक टाइम पे आपको, मतलब अगर आपको मेरिट पे आना है, तो एज अ मेरिट स्टूडेंट मैं तो यही कहूंगा कि आपके अंदर इतना कैलिबर हो जाना चाहिए कि आप पेपर प्रिडिक्ट कर सको कि भाई ये सब सही। यही चीज मैं पिछले 5 साल का आप पेपर उठाओ, हाँ, पेपर एनालाइज करो, ट्रेंड बनाओ पेपर का, किस ट्रेंड में पेपर आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड कभी चेंज नहीं होता है। ट्रेंड हाल फिलहाल अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात हो तो चेंज नहीं हो रहा है, सीबीएसई में भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल। कोई भी उठा लो भाई, कोई इंस्टाग्राम का ट्रेंड भी उठा लो, चेंज नहीं होगा, सब फॉलो करेंगे। तो वैसी चीज है बोर्ड्स का भी है भाई, ट्रेंड चला है स्टार्टिंग से, पेपर ऐसा बन रहा है, पेपर वैसा ही बनेगा। 4 क्वेश्चन
अब ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि 80 नंबर का पेपर है, 80 में से 10 नंबर का अगर अलग चेंज हो गया तो हाँ, वो चेंज नहीं होता, वो चीज नहीं होता, वो तो एक्सपेक्टेड है। वो हर एग्जाम में होता ही हमारे है, हर उसमें पेपर हुआ में था, होता है। मैं एक क्वेश्चन छोड़ के गया पिछले, मैंने 15 साल के पूरे पेपर करे थे, एक बार भी वो क्वेश्चन नहीं फंसा था, इसलिए मैं छोड़ के गया था। बट वो मेरी किस्मत खराब, मेरे उसमें फंस गया, मैं पढ़ के नहीं गया अच्छे से, तो वहां मेरे नंबर कटे थे, मेरे को पता है। तो सबसे पहले तो पेपर भी तभी उठा पाओगे तुम जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। अच्छा, ये तो ऑर्गेनिक की बातें हो गई। ऐसे ही इनऑर्गेनिक में आई थिंक इनफ है, एनसीईआरटी भी वहाँ हाँ, बेसिक्स ये पढ़ते रहो, बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली एनसीईआरटी में बात नहीं सर है। ये है कि क्रिस्प क्रिस्प कंटेंट दिया है, अगर हाँ आपको आपके नोट्स पढ़े हैं आपने, हाँ, कहीं से भी पढ़ ले हो, आपके नोट्स हैं और आपका वो है एनसीईआरटी में, आप पढ़ डालो, समरी कर लो एक बार, समरी कर लो। अच्छे समरी मान लो। एनसीईआरटी आपकी समरी है, मैं तो कहूंगा हाँ, अगर आपने सब पढ़ा है तो एनसीईआरटी आपकी समरी है, एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन उसको हाईलाइट करो, एक दो बार इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ो पॉइंट्स। पूरी, बिल्कुल बिल्कुल एक दो बार जरूर पढ़ना चाहिए, एग्जाम के पहले भी पढ़ना चाहिए और एग्जाम की स्टार्टिंग में भी, जब आप एनसीईआरटी क्योंकि जब आप चैप्टर शुरू एनसीईआरटी करते ऐसी हैं। चीज है, आपको एकदम से मतलब पेज देख के क्लिक नहीं होगा, बट आप हाँ, जब लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उसमें दिया है कंटेंट जो आप पढ़ सको, बहुत ज्यादा। बट वो है कि कम पन्नों में बहुत ज्यादा कंटेंट कवर करती है, तो समझना आपकी है वो है। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक की बातें होगी। फिजिकल की बातें करें तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो गिने चुने हैं जहां से मोल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पोर्शन आता है। फिजिक्स में भी सर मैं तो वही कहूंगा कि नहीं, बेसिक्स क्लियर फिजिकल होनी केमिस्ट्री चाहिए। में। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही कहूंगा कि बेसिक क्लियर होनी चाहिए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, हाँ, आपका एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक वेट्स हो गए, इक्विवेलेंट वेट्स हो गए, ये चीजें कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, ये चीजें ऐसी है कि आपको क्लियर ही होनी चाहिए। आज भी अभी भी मेरी सेकंड सेमेस्टर में आ गया हूँ, मेरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, वहां पे भी अभी भी हम पीपीएम पढ़ रहे हैं, पांच मतलब पढ़ने वहां पे के आपको हेल्प मिल रहा है इसलिए, बिल्कुल होता है सर, जो अगर आपने पीछे मेहनत वही किया वहां तक आपको हेल्प मिल मिल रही रही है। है सर, मिल तो रही ये है। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप यहाँ मेहनत करोगे सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको आगे भी उस चीज की हेल्प बेसिक्स क्लियर मिलेगी। होंगे तो हर जगह पड़ेगी। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ मोहित आपसे, आपने कहा कि सर एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट के लिए काफी है स्टार्टिंग पीरियड में, है ना, और अगर मेरिटोरियस बनना है तो एनसीईआरटी आपकी क्लियर हो गई। अब कितनी बात आपको लगता है कि टीचर्स, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं किसी भी बच्चे को, टीचर्स कई बार बोलते हैं कि बेटा देखो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, पर मेरा मानना तो ये है, अगर आप एक मेरिटोरियस बच्चे हैं सब पढ़ो, तो आपको उसके अलावा भी पढ़ना चाहिए। सब पढ़ो। कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बीच में रोकूंगा, ये मिस्टेक करते हैं, चैप्टर के बीच में कोई टॉपिक हट गया, मान कोई डिलीटेड टॉपिक है और कोई चैप्टर ही हट गया, तो मैं तो ये बोलता हूं बच्चों को कि बेटा जो चैप्टर ही हट गया तो उसको स्किप कर दो, उसको नहीं पढ़ना। लेकिन चैप्टर के बीच में से अगर कोई टॉपिक हटा हुआ है ओवरव्यू लो, उसको पढ़ना है, क्योंकि उसको अगर आपने स्किप कर दिया तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे हैंडल करोगे, फंस जाओ। उसमें आप फंस जाओगे। ओवरव्यू, अगर आप डीप नहीं भी जा रहे हो उस टॉपिक में, कम से कम एक ओवरव्यू ले लो कि वो हाँ, टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। 80% आप अटेंड कर पाए। क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपके टॉपिक हटे हैं कुछ, हाँ, जिससे कि आपका आधा सिलेबस कवर होता है कवर और होता है। टीचर को वो पढ़ाना पड़ता है, तो आप इससे अच्छा हर सब्जेक्ट में खुद ही पढ़ लो, हाँ, ओवरव्यू तो ले ही लो, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि भाई पेपर का कुछ नहीं कह सकते बनाने वालों का, उनकी मर्जी है, वो जैसा पेपर बनाएंगे, आपका काम है पेपर सॉल्व करना, बिल्कुल। और पेपर तभी सॉल्व होगा जब आपने पढ़ा है, और पढ़ना सारा पड़ेगा। एज अ मेरिट स्टूडेंट आपको आना है, सारा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ने लायक तो नहीं है। अच्छा, आपसे मैंने जितनी बातें जानी अभी तक, जितनी बातें सुनी है, हमारे बच्चे भी आपको सुन रहे हैं, तो मेरे को आपसे ये चीजें समझ में आई कि टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन इंटरेस्ट के ऊपर आपका है सर, और आपका एम क्या है, टारगेट मैं क्या तो है। वो देखता था जब तक मैं 12 में नहीं था, मैं तो छोटी क्लास में था, मैं तो वही लोगों का इंटरव्यू देखता था। अब वो सच भी बोलते हो, कुछ सच भी बोलते हैं, कुछ हाँ, कुछ उसके लिए भी बोलते हैं, मसाला भी होता है, मसाला भी होता है, कहीं भी कुछ भी होता है। अब मेरी क्लास में वो जो भी हो, और हमारे इंटरव्यू मैंने में जो एक्सपीरियंस करा, हमारे बीच में कोई मसाला नहीं है, हम तो जो बातें बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आप कभी ऑफ स्क्रीन मेरे घर आके पूछ लो, बिल्कुल, मेरे टीचर से पूछ लो, मेरे टीचर्स को सब पता होगा। हरगोविंद सर जाओ आप, मेरी क्लास टीचर सीमा मैम है, हाँ, आप उनसे पूछ लीजिए, मेरे बाकी टीचर से पूछ लीजिए, सर ने पढ़ाया मेरे को 2 साल, मेरे 9-10 के टीचर से पूछ मुझे लगा लीजिए। था मुझे भूल गए। नहीं नहीं यार, आपको कैसे भूलूंगा। मेरे 9-10 के टीचर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछिए, वो यही कहेंगे कि हाँ जो बोला है वो है। हाँ, मैं जब तक देखता था, मतलब मेरे को ऐसा प्रेशराइज होता था कि भाई टॉपर बनने के लिए 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये है कि नहीं बोलूंगा कि नहीं पढ़ना पड़ता, एक टाइम पे पढ़ना पड़ता है। मैं खुद, मेरे पेपर होते जब बोर्ड्स का टाइम था, उस टाइम पे आपको भाई ऐसा होना पड़ेगा, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, कट ऑफ होना पड़ेगा दुनिया से। मैं क्या करता था, मैं अपना रूटीन बताऊं तो वहां पे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई अपने आप हो गया, नंबर आ गए, ऐसा नहीं, मेहनत करिए थी। मैंने खुद, मैं कहूंगा 12 घंटे पढ़ा, बट एक कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ा। मैं बोर्ड्स में बैठा, बहुत बैठा, मैंने पेपर्स पकड़े रातों रात,
मैं रात रात भर पेपर्स सॉल्व करने बैठता था। छुट्टियों में मैं दिन भर धूप में, ठंड का टाइम था, धूप में बैठे रह के था, पेपर कर लिए अपने घर। रात नीचे आए, रात हुई, रात भर आपने पेपर कर लिए, जो टॉपिक नहीं आया इंस्टेंट, पूरा चैप्टर नहीं, इंस्टेंट वो टॉपिक यूट्यूब से पढ़ लिया या अपने नोट्स पलटा दिए। सिर्फ उसके बाद फिर पेपर करने बैठ गए, फिर पेपर को एनालाइज करा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, क्योंकि मेन वही है कि पेपर कर लोगे सॉल्व। कितने पेपर आपने सॉल्व किए? मैंने सर 15 हर सब्जेक्ट के 15 पेपर करे। पिछले 15 सालों के पेपर आपने सॉल्व किए? पूरी वो 15 साल की कन्नौज की बुक आती है मोटी, पूरी सॉल्व करी। पूरी आपने सॉल्व पूरी करी। आधे मेरे को आज भी याद है, आप ही ने बताया था, हमें 7-8 लोग हम स्कूल में बैठते थे, हम तो स्कूल में बैठते थे प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, हमने वहां भी आपके वहां भी करे पेपर। टीचर भी हमें पेपर बना के, आपने भी बनाया, बाकी टीचरों ने भी हमें पेपर बना के दिए उस समय पढ़ने के लिए, हमने वो भी करे। तो मोटे मोटे अगर मैं कहूँ तो मैंने कम से कम 1500 से 18 पेपर हर सब्जेक्ट करे, तब जाके मैं आउटपुट में आया कि मेरे पेपर अगर मैं इतना करके आया हूँ। हर साल एक नया ट्रेंड चला हुआ है अभी स्टेट बोर्ड में, जो भी बच्चे देख रहे हैं, एक फोबिया बैठा हुआ है फिजिक्स का, कि कई सालों से जो फिजिक्स का पेपर है वो बड़ा एक अलग ही टाइप का आ रहा है। ऐसे बोल रहे हैं कि कई बच्चों के मन सुनने में ये भी आता है कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए, पर मुझे लगता है ऐसा कुछ है। अब सर ये तो सिंपल है, जो पेपर बना रहा है वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, देगा तो वो एनसीईआरटी से ही, बट हाँ वो चीजें होती है कि कुछ मैंने जैसे बताया एनसीईआरटी में कुछ हिडन टॉपिक्स है, हाँ पेपर वहीं से आता है, तो इम्पोर्टेंट वही। क्या ऐसा है कि वो सिलेबस में कहीं है ही नहीं और ऐसा पेपर दे दिया गया? सर अब मेरे हिसाब से अगर जो सिलेबस मैंने पढ़ा था, वही सिलेबस अगर आगे चलना कुछ और अगर डिलीट ना हुआ है उसमें, तो ऐसा कोई टॉपिक होना जब आपने पेपर दिया था आपने हमारे टाइम पे भी कहा था, हमारे टाइम पे भी मतलब कुछ ने कहा था कि पेपर टफ था, हमने भी कहा पेपर टफ था, बट आपने कितने मार्क्स लिए थे? 95। तो 95 इट मींस कि 65 मार गए। हाँ 65 मार गए, 30 65 तो मतलब मेरे को लगता है कि पेपर हार्ड था, बट वही चीज थी कि पेपर हार्ड था या आपके लिए इजी था बाकी के लिए हार्ड था, या आपकी मेहनत इतनी ज्यादा थी कि सर हमारी मेहनत ऐसी थी कि हमारे नंबर इतने हैं। मैं वही चीज कह रहा हूँ, देखो मैं वही चीज कहता हूँ, अगर मेहनत इस लेवल की हो अगर तो पेपर कहीं से भी आ जाए। हाँ, पेपर का लेवल अगर मैं बताऊं तो वो थोड़ा सा स्लाइटली एक डिफिकल्ट लेवल पे जाने लग गया था। कुछ क्वेश्चंस होंगे, हाँ ऐसा नहीं कि सारे ऐसा नहीं होता सर, 70 नंबर का पेपर आता है, 70 में से 50 नंबर डुएबल होते हैं। हाँ वो सभी 50 नंबर डुएबल होते हैं, 20 नंबर या 30 नंबर का पेपर डिसाइड करता है, मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का पेपर डिसाइड करता है वो पेपर टफ होगा या इजी होगा। हमारे टाइम से अभी तक मुझे लगा वो 30 नंबर का पेपर का धीरे धीरे अपग्रेड करे, क्योंकि सर अपग्रेडेशन तो जरूरी है। अब बच्चे अब हर साल ट्रेंड सेम रहेगा अब ट्रेंड सेम रहेगा, रह भी रहा है, बच्चों के मन में डर है भाई, पर ऐसा एक्चुअल में मेरे को लगता कुछ है नहीं, इतना ज्यादा नहीं। 19 भी देखो पेपर मॉडरेट टू हार्ड तो जाता है सर। किसी सब्जेक्ट में क्या होगा कि 10% मॉडरेट टू हार्ड होगा, किसी साल का पेपर इजी आता है, बच्चे अगर उसके कंपैरिजन देखें तो ऐसा नहीं होता। अब जैसे जेई का है आज तक का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर गए हैं 2000, हमारा था 2024 वाला था, उसकी 2024 की थी या 25 वाली जनवरी अटेम्प्ट की एक आध शिफ्ट थी जो बहुत टफ गई थी। वैसे 2016 का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग एडवांस का पेपर, आज तक का सबसे टफ पेपर था शायद 2016 का ही था शायद, अगर मैं ईयर गलत नहीं। अब ऐसे कुछ पेपर तो टफ आएंगे, कुछ इजी आएंगे, धीरे धीरे अपग्रेडेशन चलता है, वो जरूरी भी है। हाँ क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा, फिर वो क्वालिटी भी नहीं आएगी ना बच्चों में। देखो बच्चा पता है, बच्चे को पिछले साल का जो बच्चा होगा पास आउट होके गया है वो बताएगा पिछले वाले बच्चे को कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ना, क्योंकि इसमें ना पेपर कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कोई भी चीजें हो सकता है कि यार वो भाई ट्विस्ट तो जरूरी है, ट्विस्ट देगा वो आपको, तो थोड़ा बच्चा अवेयर रहता है। जी। तो ये चीजें आपका जो एक संघर्ष काल रहा है तो मैंने तो सामने देखा है, जैसे कि आप मोहित ने हमें बताया कि एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, जो बच्चे देख रहे हैं मैं फिर इस चीज को आगाह कर दूं, एनसीईआरटी को प्रेफर करना है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना, और मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो एग्जांपल्स हैं वो ध्यान रखने, उसके अलावा किसी दूसरी बुक पे आपको हाल फिलहाल तो नहीं जाना है, और अगर मेरिटोरियस बनना है तो उसके लिए फिर आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी साथ में सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर मेरिटोरियस हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर सिक्योर करना है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिनके नॉर्मल नंबर्स हैं 80s में, जो उनने भी पेपर करे थे तभी उनके वो नंबर आए थे, बिकॉज पेपर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज द फ्यूचर, और जब तक आप उस पेपर को सॉल्व करोगे आइडिया हो जाता है आपको। हाँ दूसरा पेपर ऐसा नहीं कि आप बैठे हो एकदम टांग फैला के बैठे हो आप सॉल्व करो, हाँ पेपर आप सॉल्व करो, प्रॉपर ऑब्जर्व भी करना है उसको, हाँ ऑब्जर्व करना है, उसके साथ साथ पेपर देने का भी तरीका है प्रॉपरली आप बैठो, ये नहीं कि आपका एक पाँव उधर है। जैसे मान लो आपने लिख के किया था पेपर या सॉल्व किया था, कैसे किया था, मतलब आप लिखते थे? लिखता था, एक प्रॉपर कॉपी थी
उसमें पेपर लिखे जाते हैं। क्या आप सिर्फ लिखते थे या उसके ऊपर फिर ये सोचते थे कि राइटिंग इंप्रूव करना है, थोड़ी हर स्किल्स पेपर इंप्रूव करनी है? हर पेपर में वही चीज एनालाइज करनी होती है। जैसे आपने पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, फिर आप उसको एनालाइज करो, खुद से करो आप, या खुद से करो। और मैं तो कहूंगा कि हर पेपर में अगर आपका आंसर पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट भी है, तब भी आप उसमें आधा नंबर अपने आप को कम दो, जिससे बिल्कुल। आपकी जो एवरेज नंबर है वो कम आए, और आप एक्सपेक्ट कर सको पेपर में आपको एक रिग्रेट ना हो पेपर के रिजल्ट आने के बाद कि भाई मैंने तो इतना प्रेडिक्ट करा था। नहीं, आपने इतना प्रेडिक्ट करा था, इससे ज्यादा ही है। बिल्कुल। ऐसी वाली अपनी वो सिनेरियो बनाओ। अच्छा, बोर्ड एग्जाम देने गए, आपने पहला पेपर दिया, पहला पेपर देके आए, आई थिंक शायद हिंदी का होगा आपका पहला पेपर। तो जब हिंदी का पेपर देके आए तो मन के अंदर क्या था कि यार हो रहा है वैसा, जा रहा है, इजी गोइंग? हिंदी के इजी पेपर गोइंग में तो या ऐसा थोड़ा? कहूंगा सर, मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी वो मास्टरमाइंड जो आती है, हाँ। सिर्फ उसको फॉलो करके गया। वो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ मास्टरमाइंड से जाएगा, सिर्फ मास्टरमाइंड से नहीं होगा। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि मास्टरमाइंड कोई सॉल्यूशन नहीं है। हिंदी इंग्लिश में कोई solution लोग नहीं। सोचते हैं कि सिर्फ मास्टरमाइंड कर जाओ, नहीं होता। नहीं होता। मेरे से टीचर ने भी सजेस्ट करा कि भाई मास्टरमाइंड के भरोसे मत बैठना। वो मेरी गलती कि मैं सिर्फ मास्टरमाइंड के भरोसे बैठ के चले गया। बिल्कुल। मास्टरमाइंड में कुछ आंसर होते हैं, मैं अभी भी बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा। मास्टरमाइंड में कुछ आंसर होते हैं जो दिए होते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं। मैंने डिट्टो बिल्कुल। वही आंसर पेपर में करे और मेरे आंसर वो गलत गलत हुए हैं। और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता नहीं मास्टरमाइंड। होते। वो साफ बोलता है भाई आगे से कि भाई मैं इसके लिए हाँ, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मास्टरमाइंड रिस्पॉन्सिबल। और अगर आप वहां पे रेफरेंस भी देते हो ना मास्टरमाइंड, तो नहीं मांगे, नहीं सामने से मांगा। मैंने भी दिया था कि भाई मास्टरमाइंड में करे तो गलत कैसे हो गया। मैंने भी आगे रिस्पॉन्स दिया था। मेरे को स्कूल के ऑथेंटिक नहीं टीचर, है ना, वो चीज ऑथेंटिक है ही नहीं। स्कूल के तो टीचरों ने भी वही कहा कि आंसर हाँ, गलत है, मास्टरमाइंड गलत के है। भरोसे नहीं बैठना चाहिए नहीं बैठना प्रॉपर्ली, कि आप अगर सिर्फ मास्टरमाइंड के भरोसे जा रहे हो कि आपके 90 आएंगे, नहीं आएंगे। मैंने हिंदी प्योरली मास्टरमाइंड के भरोसे करी। हिंदी में वो संस्कृत वाला पोर्शन जो अनिवार्य जो आपका संस्कृत गलत होती हो है, गया था। वो तो मेरा पूरा गलत हुआ था। ऑलमोस्ट 25 नंबर की वो आती थी। अगर 25 में सही से जगह से आपने शायद पढ़ा होता वो हाँ, चीज, सही अगर बुक मैंने से पढ़ा अपने होता, अगर मैंने अपने नोट्स ज्यादा टटोले होते उससे, हाँ, तो आई थिंक वो अपने चीज सही मैम के रहती। कराए हुए क्वेश्चन ज्यादा टटोले होते तो तो मैं 10 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता 10 का भी नहीं, मैं तो ज्यादा का होता, है, ज्यादा क्योंकि हो जाता है। मेरे 25 नंबर की वो आती है जिसमें से मैं सिर्फ 18 नंबर लाया था, मेरे बाकी गायब होते। और एक सब्जेक्ट 25 नंबर का 18 ला रहे हो और बाकी गायब हो रहे, तो बहुत बड़ा बहुत चेंज बड़ा होता है एक पूरा ड्रॉप। अटेम्प्ट करने के बाद। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, मैंने पेपर कोई भी छोड़ा नहीं था। हर पेपर को 100 नंबर का, हर पेपर को उसके मैक्सिमम मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था। क्वेश्चन आपने कोई नहीं छोड़े? नहीं। कोई भी नहीं? नहीं। अच्छा, हिंदी का जब पेपर दिया आपने, आपको लगा कि आप 100% करके आए, मतलब अपना पूरा मैंने तो 100%? इनफैक्ट मैम आई थी नीचे, मैंने मैम से भी ये क्लेम करा था, मैम 80 नंबर का पेपर है, 70 से नीचे नहीं जाएंगे। मैम को भी डाउट था, मेरे टीचर्स को भी डाउट था कि भाई गए कैसे। और जबकि मैंने जिस पेपर में मैंने अपने बोर्ड्स के पेपर अपने जूनियर्स को दिए थे, उसमें नंबर लिखे थे। मैंने जिस पेपर में जितने प्रिडिक्ट करे थे, हिंदी को छोड़ के उस पेपर में उतने आए थे। उस पेपर में उतने रेंज आई थी। ये आपका सिलसिला रहा। उसके बाद फिर आपने बाकी सारे पेपर दिए होंगे। जी। जब रिजल्ट्स का टाइम आया तो आपको कितनी उम्मीद थी कि आप अपने टीचर्स या अपनी फैमिली की उम्मीदों के ऊपर कितना परसेंट तक आप कर पाएंगे? आउटपुट कैसा आएगा? एक मन में था, सुगबुगाहट थी, या फिर ऐसा था कि नहीं जी डर था, हो जाएगा इजी? डर था। मैं को प्रिंसिपल सर ने स्कूल बुलाया था रिजल्ट वाले दिन। हाँ। डर था मेरे अंदर, एक वो टेंशन का माहौल था कि भाई रिजल्ट क्या आएगा। और जब सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई कि कंचन फर्स्ट चाहिए, हाँ। बबीता की मेरिट आई, तो मेरे को आपके दो क्लासमेट आगे निकल गए। हाँ, उसका भी नहीं था। हाँ। मेरे अंदर और डर आ रहा था, यार मैं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ कहाँ हूँ, पाऊंगा, मैं कहाँ हूँ, मैं मेरी कहाँ पोजीशन हूँ, कहाँ? मेरी पोजीशन। फिर मैम ने कहा तेरा 1-2 नंबर से रह गया। तो मैं तो सही बताऊं कि आपकी अगर मेहनत उस समय की उतनी करी थी मैंने, तो मैं इमोशनल भी हुआ था, क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया था। मेहनत ऐसा होता है ना, देखो, जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आंसू निकलते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि आपको लगता है कि आपने जब इतनी मेहनत करी, इस लेवल तक की मेहनत करी, आपके पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आता था कि सर ये अचानक पता नहीं इसको कौन सा भूत आ गया इसके अंदर, ये रात को सोता ही नहीं है, और ये मैं बोलती हूँ कि सो जा ये सोता नहीं है। तो आपकी मम्मी का कई बार मेरी बात होती थी, आपके पापा का फोन आता था कि सर ये सोता नहीं है, इसको सोने के लिए बोलिए। तो मैं उनसे बोलता था कि नहीं, जब उसके अंदर एक आग ही ना, एक आग होती है ना अंदर से, वो जब सर बच्चे कहते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए। और था जुनून लास्ट में हाँ, आपके अंदर। बिल्कुल था सर। बाकी ये होता है कि लोग कहते हैं कि हम सुबह पढ़ते हैं, हम रात को पढ़ते हैं। मैं तो ये कहूंगा जिस टाइम पढ़ते हो, टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल टाइम कोई बाउंडेशन नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अभी भी लेट नहीं है मेरिट वालों के लिए, कि मेरिट हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, ज्यादा याद होता है, ऐसा कुछ होता है सर। वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप अर्ली बर्ड है तो आपके अंदर ये होगा कि आपके मॉर्निंग के आवर बहुत प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, आपको मॉर्निंग में जल्दी उठा जा रहा है, आपके अंदर मॉर्निंग में वो एक एनर्जी आ रही है। मेरी पर्सनली मॉर्निंग बहुत लेजी हो है,
अभी भी मैं आ चुका मतलब हूँ। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है वही कि आपकी क्योंकि सर हर morning कैसे जा पर्सनैलिटी रही है। सेम नहीं है। हर बंदा सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ नहीं सकता। पढ़ सकता। आप कितना भी फोर्स कर लो, नहीं। मैं तो अभी इंजीनियरिंग में आ चुका हूँ, मैं अभी भी रात ही को पढ़ता हूँ। पेपर के टाइम पे मैंने अभी भी अपनी रात काली करी है पढ़ने के लिए, और मेरे से सुबह नहीं उठा जाता। इनफैक्ट अगर मैं रात को 9 बजे भी सो जाऊंगा, मेरे से सुबह अब की टाइम इतनी लेजीनेस है मेरे अंदर, मैं 7 बजे से पहले नहीं नहीं उठ उठता हूँ। सकते। मैं उतनी प्रॉपर नींद लूंगा, मैं जितने बजे भी सोऊं, मेरे से सुबह 5 बजे नहीं उठा जाएगा। पहले था, पहले वो थी, क्योंकि जब कोर्स कम था तब था कि सुबह उठ के पढ़ लो, हो जाएगा। कोर्स बढ़ा, अब फिर पढ़ा कि भाई पढ़ना ज्यादा है, सुबह के टाइम पे नहीं होता। मेरे को होता है कि मैं रात के टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव रहता हूँ। मतलब टाइम कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आपको आपकी जब आपकी पर्सनैलिटी इच्छा है कि करे, आप कब ज्यादा इफेक्टिव जब रहते आपको हो। इफेक्टिव लग रहा है कि मेरे लिए ये सही टाइम जी। है, तो आप उस टाइम पे आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो आपका रिजल्ट आया, फिर आपको पता लगा कि आप 1 नंबर से कहीं रह गए हैं। तो मोहित का स्टार्टिंग में 1 नंबर से मेरिट में रह गया था। उसके बाद डिमोटिवेट आपने हुआ था। रीचेकिंग की, रीचेकिंग के बाद हिंदी की रीचेकिंग तो मंगवाई नहीं थी, कहूंगा मैं, रिकाउंटिंग होती है वो एक तरीके से। रीचेकिंग ही करवाई था। रीचेकिंग करवाई थी हाँ, आपने। हिंदी अच्छा, की कॉपी मंगवाई थी मैंने, कि एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, किस्मत में होगा कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा एक नंबर। हाँ। और मेरा बड़ा भी था, एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, उसमें एक में कवि का नाम लिखना था, एक में कविता का नाम लिखना था। तो शायद एक उसमें क्रॉस किया गया था आपका, एक हाँ कट हुआ था क्वेश्चन। हाँ, 2 नंबर का था उसमें, 1 नंबर से रह रही थी मेरी मेरिट। मेरा कवि का नाम गलत था, कविता का नाम सही था, पूरा 0 दिए थे। उस पे क्लेम करा, 2-4 नंबर क्वेश्चनों पे और क्लेम करा, बट बाकियों का हुआ नहीं। उस क्वेश्चन में 1 नंबर बढ़ा था। वो होना होगा ना आपके साथ, आपकी वो मेहनत किस्मत को, को कहते हैं ना। मेहनत को आखिरी कदम चूमने होंगे, तो वहां तक आप पहुंच गए, है ना। थोड़ा लगा। तो आपके साथ के बाकी बच्चे थे, जैसे कंचन जोशी, उसी बैच की एक बच्ची थी हमारी, तो उन्होंने टॉप किया था, उत्तराखंड टॉप किया था, और आप उसी बैच के हैं। और मैं तो ये कहूंगा, मैंने दोनों बच्चों को देखा है, तो दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। पर होता है कभी कभार, आपका लक होता है, किसी का लक नहीं होता है। मेरा हिंदी था सर, हिंदी खराब। आपका बैड लग रहा वो साल आपका, क्योंकि जितना ऑनेस्टी के साथ आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को दिया अपना टाइम, इंग्लिश को भी दिया, ऐसा इंग्लिश नहीं को भी है। दिया, पर हिंदी को हमने टाइम नहीं दिया है, तो टाइम हिंदी भी की दिया, नाराजगी कहीं आपके साथ रही हाँ थी। वो टाइम दिया, बट गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। वो टाइम गलत रिसोर्स में इन्वेस्ट कर दिया। चलिए कोई नहीं, अंत जो होता है, अंत तक अथवा सब भला ही होता है ना। ये था कि तो सर लास्ट में रिग्रेट नहीं था कि भाई मेरिट में आऊं, जिनने मेरे पे ट्रस्ट किस्मत करा से है। कुछ नहीं मिला आपको ना, आपको मेहनत से मिला है। किस्मत तो सर खराब ही तो रही। आपके लिए 2 लाइनें कह देते हैं फिर, है ना। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो सही आपने बात। मंजिलों को भी झुकाया है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे बीच में आज मोहित शर्मा, जो हमारे उत्तराखंड के टॉपर हैं, और हरगोविंद सियाल हल्द्वानी, जो विद्या मंदिर के एक संस्थान का ही एक स्कूल है। तो जहाँ विद्या मंदिर, यानी मैं ये कहूँ आपको इनडायरेक्टली कि एक ऐसी उम्मीद है किसी बच्चे के लिए, शिक्षा के लिए एक ऐसी उम्मीद है, जो जहां पर आपको हर तरह की चीजें आपको बच्चे को दी जाती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अ, उसकी फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम भी है, तो वो भी चीज वहां पे सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि सर ऐसा नहीं है, खाली पढ़ाई से रिलेटेड खाली भी नहीं पढ़ाई है। से नहीं है। कई बच्चे आपके हमारे पास ऐसे अंदर आते हैं कि सर हम फीस सबमिट नहीं कर वही, सकते, या थोड़ा डिले हो जाता है। दूसरा ये होता है कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजें होती है, हाँ, और विद्या मंदिर उन चीजों पर भी फोकस करता है। बिल्कुल। हम लोग कबड्डी खेलने भी गए थे स्कूल से। हम, और मेरे साथ वाले ऋषभ गेड़ा, वो नेशनल उसमें खेलने गया, स्पोर्ट्स में गया था नेशनल। हाँ, ऐसे मतलब कितने गए थे। सभी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, अपना हर सिंगिंग टाइप हो, की या स्किल फिर को कोई प्रमोट होता है और उसमें। चीजें हों। हमारे यहाँ के बच्चे, अब हमने देखा है, जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें भी जाते रहते हैं बाहर, बिल्कुल। है ना, और नेशनल खेल के आते हैं, स्टेट खेल के आते हैं। सीबीएसई में ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगती हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ हद थोड़ा तक कम मिसिंग रहता लगती है। हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है अपने कल्चर को कैसे फॉलो करना है, कल्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप अगर विद्या मंदिर में, अगर आप इनके स्कूल में जाएंगे, विद्या मंदिर के स्कूलों में जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो असेंबली पीरियड होता है उनका, वो मतलब एक नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब वो तो असेंबली मुझे लगता है कि विद्या भारती के स्कूलों से अच्छी मैंने पूरे कहीं नहीं पूरे देखी। इंडिया में मुझे लगता है कहीं भी नहीं होती। पूरे इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड में मुझे लगता है कि कहीं नहीं होती होगी मैंने कहीं नहीं देखी। जो चीज वहां से मिलती है अपने को, है ना। तो मेरा एक अट्रैक्शन पॉइंट जो था ना, जब मैं पढ़ाने गया, तो पहला अट्रैक्शन पॉइंट मेरा वही था कि यार यहाँ, यार ये चीज बहुत अच्छी असेंबली होती है, अच्छी होती है, बहुत असेंबली अच्छी। बहुत अच्छी। तो आज का जो पॉडकास्ट है यहीं पर थोड़ा सा खत्म करते हैं। तो जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम के बच्चे भी बोर्ड की तैयारी करने के लिए जाने वाले हैं, तो आपने बताया कि उनको एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए, पहली चीज। एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिल्कुल। और जो पुराने पेपर हैं, कुछ पेपर्स को रिवाइज कर ले, और सबसे बड़ी चीज ना, वो फोबिया जो रहता है पेपर का, एग्जाम का, वो हटा ले अपने दिमाग से। वो तो क्या है सर, एग्जाम तो फोबिया के बाद भी दे देंगे।
देना ही है। तो एग्ज़ाम से आप कभी पीछे नहीं हट सकते, तो वो तो आपको देना ही है आने वाले फ्यूचर में भी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें और वो कहते हैं कि मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो आज का पॉडकास्ट है, वो भी हम खत्म करेंगे और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे बच्चों को एक गाइडलाइन दी और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो मोहित की बातों को ज़रूर गौर कीजिए, उन पे ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही हम और बच्चों के साथ आपके बीच में आते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मिलते हैं अगले कुछ वीडियोज़ के साथ, अगले कुछ पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।